हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के ईवीएस के सब्जेक्ट का, जिसका आपका एग्जाम होने वाला है। हम क्वेश्चन पेपर की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल करा चुके हैं। इस वाले पार्ट में हम लोग पार्ट ए जो होता है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस आंसर, आपको किस तरह से लिखना है, क्या आंसर बनेगा, वो सब हम आज की वीडियो में कवर अप करेंगे। ये वीडियो आपकी आखिरी होने वाली है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। बात करें, इस वीडियो में हमारे पास 3 क्वेश्चन पेपर थे, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के, जो कि कंबाइन थे, जिसमें हम कह सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है वो सेकंड में भी सेम सिलेबस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्वेश्चन पेपर को कंबाइन किया है। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में, इसमें हम बात करेंगे जो क्वेश्चंस थे वो हम उठा के लाए हैं, उनके आंसर हमने लिखे हैं आपको थ्योरी बेस्ड, और साथ के साथ जो फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर ट्रू फॉल्स आता है उसके भी आपको आंसर प्लस रीजन देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप लोग हमारे चैनल पर आते रहते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। फर्स्ट सेमेस्टर ईवीएस, ठीक है। सब्जेक्ट का नाम है इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस उनके आंसर देखेंगे। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोग लेके आए हैं, तो अगर आप लोग हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पहला जो आपका क्वेश्चन बनता है ट्रू फॉल्स से रिलेटेड, तीनों क्वेश्चन पेपर से हमने उठाया है और हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे बताया। ट्रू फॉल्स का जो क्वेश्चन है वो है कि ज्वारीय ऊर्जा नवीकरण है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का एक उदाहरण है। जो ज्वारीय ऊर्जा है, ठीक है, वो क्या है, वो सही है या गलत है, आपको बताना है। वो सही है, क्यों सही है यहाँ पे बताया गया है। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र में ज्वार भाटा की निरंतर प्राकृतिक प्रक्रिया से प्राप्त होता है। यह कभी समाप्त नहीं होता, इसीलिए इसे नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। मतलब नवीकरणीय ऊर्जा मतलब ऐसी जिसको बार बार हम बना सकें, जिसका यूज करके हम लोग ऊर्जा को इकट्ठा कर सके, बना सके। जैसे कि आपको पता ही होगा भाई, जो ज्वार भाटा होता है जिसमें कि भाई समुद्र का जो पानी का लेवल है ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, जिससे तट के ऊपर फर्क पड़ता है। तो वो क्या है, वो कभी समाप्त नहीं होगी। वो जो प्रोसेस है वो अनंत काल तक चलती रहेगी, ठीक है। हमारे कहने का मतलब ये है। तो वो क्या है, हम उससे दोबारा दोबारा पावर बना सकते हैं, इसीलिए ये वाली जो स्टेटमेंट है वो राइट है, मतलब ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा गया है कि पर्यावरणीय पर्यावरण केवल दो घटक स्थल मंडल और जल मंडल से मिलकर बना है, क्या ये सही है या गलत है। तो ये गलत है। गलत क्यों है? पर्यावरण 4 घटकों से मिलकर बना है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल, इसीलिए ये कथन जो है वो गलत है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि भाई पर्यावरण 2 या 3 आपको घटक बता दिया जाता है, तो भी आपके लिए वो गलत है। कम से कम 4 घटक होने चाहिए, चारों के चारों घटक से मिलकर पर्यावरण बनता है, उससे कम में पर्यावरण नहीं बनेगा। तीसरा क्वेश्चन आपका आ जाता है कि प्लास्टिक जैव अपघटनीय जो कचरे का एक उदाहरण है। जो प्लास्टिक है वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? प्लास्टिक सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित नहीं होती, ये लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहता है, जिससे प्रदूषण होता है। आप समझिए, प्लास्टिक कोई केले का छिलका नहीं है जिसको हमने जमीन पे फेंक दिया, कुछ समय बाद वो डिकम्पोज हो गया, ठीक है, धरती के अंदर मिल गया। नहीं, प्लास्टिक अगर आज आप फेंकेंगे तो आज से 200 साल बाद भी वो वहीं पे पड़ा मिलेगा, अगर उसे कोई नहीं छेड़ता, ठीक है, वो डिकम्पोज नहीं होगा। तो प्लास्टिक क्या है, जैव अपघटनीय कचरा नहीं है, वो अनंत काल तक चलने वाला कचरे की तरह आप कह सकते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, डिकम्पोज नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। फिर आपकी अगली स्टेटमेंट यहाँ पे है कि पारिस्थितिक तंत्र में द्वितीयक अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण से क्या होता है, तेज होता है। जो सेकेंडरी सक्सेशन है वो फास्टर है किससे, प्राइमरी सक्सेशन से। अब इसके हम बात करते हैं, तो हाँ, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। द्वितीयक अनुक्रमण से पहले द्वितीय अनुक्रमण में पहले से मिट्टी में जीवन मौजूद होता है, इसीलिए यह प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में तेजी से होता है, ठीक है। जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है उसमें पहले से ही जीवन मौजूद होता है, इसीलिए वो प्राइमरी जो सक्सेशन है उससे फास्टली काम करता है, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये सही है। अगली स्टेटमेंट है कि सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हाँ, ये बात सही है। सुंदरलाल बहुगुणा ने जो चिपको आंदोलन था उसमें एक महत्वपूर्ण नेता का रोल प्ले किया था। उन्होंने वनों के संरक्षण में अहम भूमिका जो है वो निभाई थी। तो ये राइट स्टेटमेंट है। आगे आपसे पूछा जाता है कि द्वितीयक अनुक्रमण की गति प्राथमिक अनुक्रमण की गति से तेज है, जो कि ऊपर वाला एक क्वेश्चन था। तो हाँ, ये ठीक है, ठीक है। आपका जो रिपीटेड क्वेश्चन है ये हुआ है। अब हम आगे बढ़े तो एक और ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आता है जो कि आया है आपके एग्जाम में। कोयला पारंपरिक ऊर्जा का एक स्रोत है, मतलब कोयला जो है वो हमारी ट्रेडिशनल, या आप कह सकते हैं कि पुरानी जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, हाँ वो है, ठीक है। क्यों? कोयला लंबे समय से ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए इसे पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कहा जाता भी है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि बायोमास पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। बायोमास जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा बनता है? नहीं, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास पिरामिड उल्टा भी हो सकता है, इसीलिए ये कहना या कि वो हमेशा सीधा बनता है, ये बात गलत होगी।
ठीक है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र मतलब जल के अंदर जो इकोसिस्टम है, ठीक है, पानी के अंदर जो इकोसिस्टम है उसमें जो आप बायोमास पिरामिड देखते हैं, हम उसे उल्टा भी बना सकते हैं और वो उल्टा भी बन सकता है। ठीक है, तो ये कहना कि बायोमास पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, ये गलत बात होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि नदी लैंटिक पारिस्थितिक तंत्र का क्या है उदाहरण है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। क्यों? नदी बहता हुआ जल है, इसीलिए यह लैंटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है। ठीक है, यह मतलब पारिस्थितिक तंत्र में नहीं आता। आगे देखें, सल्फर डाइऑक्साइड एक द्वितीयक प्रदूषक है। सल्फर डाइऑक्साइड सेकंड पॉल्यूटेंट है। हाँ, ये बात भी क्या है, ये बात गलत है। सल्फर डाइऑक्साइड सीधे उद्योगों और वाहनों से निकलता है, इसीलिए ये प्राथमिक प्रदूषक है। अब समझिए फर्स्ट और सेकेंडरी क्या होते हैं। ऐसे प्रदूषक जो कि डायरेक्ट निकलते हैं किसी मशीन से, किसी वाहन से, और डायरेक्ट हमारी जो पॉल्यूशन है उसको बढ़ाते हैं या उसमें अपना योग प्ले करते हैं। ठीक है, तो वो हो जाते हैं प्राथमिक। वहीं कुछ ऐसे प्रदूषक जो कि निकलते हैं पहले, ठीक है, किसी मशीन से निकले, उसके बाद वो किसी चीज में जाके मिले, और उसके बाद उन्होंने उसे प्रदूषित किया या कुछ समय वेट करा, उसके बाद उन्होंने प्रदूषित किया। ठीक है, तो ये हो जाते हैं सेकेंडरी सेक्शन, वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो फर्स्ट है, क्योंकि वो डायरेक्ट किसी धुएं से, आप कहें कि भाई सीधे किसी वाहन से निकलता है और हमारे जो इन्वायरमेंट है उसे प्रदूषित कर देता है, तो ये हो जाता है। ठीक है, गौरा देवी ने राजस्थान में बिश्नोई आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये बात गलत है। गौरा देवी चिपके आंदोलन से जुड़ी थी, ना कि बिश्नोई आंदोलन से। ठीक है, तो ये आप नाम याद रखिएगा। बहुगुणा वाला जो था, ऊपर जो था, ठीक है, चिपको आंदोलन से जुड़े थे, और उसके बाद गौरा देवी भी चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई थी। आगे हम बात करें तो एक और क्वेश्चन आता है कि सभी आक्रामक आक्रामक प्रजातियां बाहरी होती हैं, लेकिन सभी बाहरी प्रजातियां आक्रामक नहीं होती। ये कहना ठीक है। क्यों? केवल कुछ बाहरी प्रजातियां तेजी से फैलकर पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान जो है वो पहुंचाती है। ठीक है, कुछ प्रजातियां जो होती है वही पारिस्थितिक तंत्र जो होता है या इकोसिस्टम होता है उसको बड़ी जल्दी फैलकर क्या करती हैं, आप कह सकते हैं कि नुकसान पहुंचाती है। अदरवाइज सारी की सारी नहीं पहुंचाती, कुछ आती है उसके अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है कि जलवायु परिवर्तन पर पेरिस शिखर सम्मेलन 2015 हुआ था, ये बात क्या है, सही है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड इन 2015 बाय यूनिसेफ। ठीक है, पेरिस जो जलवायु समझौता है 2015 में अपनाया गया था यूनिसेफ के द्वारा। आगे आपका एक क्वेश्चन और आता है कि सीएफसी ने सीएफसी के उपयोग पर रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, रामसर जो कन्वेंशन हुआ था उसमें सीएफसी, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि एसी या फिर हम कहें फ्रिज के बैकेंड से निकलता है, सीएफसी। ठीक है, तो उसके ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था इंटरनेशनली रामसर कन्वेंशन में। तो ये बात क्या है, ये बात गलत है। क्यों? सीएफसी पर प्रतिबंध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में लगाया गया था, ठीक है, ना कि रामसर जो कन्वेंशन हुआ था उसके तहत। अगला आपका एक सही गलत का क्वेश्चन और आता है, लास्ट वाला, कि की की स्टोन प्रजातियां पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करती है, प्ले करती है। जो की स्टोन प्रजातियां हैं वो पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता बनाने में, मतलब उसको एक होता है ना कि भाई मेंटेन करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, तो ये बात सही है। कीस्टोन जो प्रजातियां होती हैं पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन और संरचना बनाने में हेल्प करती हैं, उसको बनाए रखती है। तो ये हो जाते हैं आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स से, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि डैश का पिरामिड सदैव सीधा रहता है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा रहता है। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है क्योंकि यह प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा के कुछ भाग ऊष्मा को रूप में नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये उसका रीजन है। क्या होता है, ऊर्जा का जो पिरामिड होगा वो एनर्जी का वो हमेशा सीधा होगा। आगे हम बात करें, रामसर कन्वेंशन डैश की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय संधि है। तो वेटलैंड जो होती है, मतलब ऐसी भूमि जो कि गीली होती है, जिसकी जो बेस होता है वो गीला होता है जमीन का। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन हुआ था वो उस जमीन की सुरक्षा के लिए था जो कि आर्द्र भूमि है या गीली है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य विश्व स्तर पर आर्द्र भूमियों का संरक्षण और सतत उपयोगी सुनिश्चित करना था। ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि ध्वनि की तीव्रता को नापने को डैश की इकाई से नापा जाता है, उसको हम कहते हैं डेसिबल, डीबी। ठीक है, सुना होगा आपने डीबी, डेसिबल। तो डेसिबल का यूज करके हम लोग क्या, ध्वनि जो होती है, साउंड, जो लाउडनेस होती है, साउंड होती है, नॉइस होती है, हम कह सकते हैं। ठीक है, उसको हम नापते हैं। इसका क्या है, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता और शोर के स्तर को मापने का एक मानक इकाई है। अगला हम बात करें, एक खाद्य श्रृंखला में डैश प्रतिशत ऊर्जा को पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में नियंत्रित होती है। मतलब अगर आपने देखा होगा तो जो फूड चेन होती है उसमें एनर्जी चेन भी होती है कि भाई आप कह सकते हैं कि भाई किसी वेजिटेरियन जानवर ने क्या खाया, कोई वेजिटेरियन सब्जी खाई, ठीक है, हरियाली खाई,
अब हरियाली की जो पावर है वो उसमें से 10% पावर चली गई उस जानवर के अंदर जिसने उसे खाया। फिर कोई मांसाहारी जानवर आ गया, फिर मांसाहारी जानवर ने उस शाकाहारी को खाया तो 10% पावर उसकी उसमें चली गई। तो जो 10% पावर होती है वो ट्रांसफर होती रहती है ऊपर वाले उसमें, ठीक है। लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार केवल 10% जो ऊर्जा होती है वो अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है, बाकी नष्ट हो जाती है उसको खाने में या उसको यूज कर चबाने में, वो सारी चीजें। विश्व ओजोन दिवस डैश को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 16 सितंबर को जो ओजोन परत का लेयर का होता है, ठीक है, दिवस वो आपका मनाया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं कि भाई खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को डैश कहा जाता है, पोषी स्तर कहा जाता है, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है हम कह सकते हैं, या फिर पोषी स्तर कहा जाता है खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक लेवल को। आगे हम पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है। डैश डैश ने 1962 में साइलेंट स्प्रिंग नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, ठीक है। रेचल कार्सन ने 1962 में एक पुस्तक लिखी थी, किताब लिखी थी जिसका नाम था स्प्रिंग, ठीक है, साइलेंट स्प्रिंग। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन। आगे देखते हैं तो डैश ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण है, आपको नाम याद रखना होगा, CO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है कि भूमि की जैविक और आर्थिक उत्पादकता की हानि को डैश कहा जाता है। भूमि की जो जैविक या आर्थिक उत्पादकता मतलब उसके जो प्रोडक्टिविटी है उसको जब हानि पहुंचती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डैश कहते हैं। उसे कहते हैं मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन। मतलब जब भाई कोई जमीन है, ठीक है, वो सूख रही है समय के साथ साथ, जब सूखती रहेगी तो वो डेजर्ट मतलब मरुस्थल बनती जाएगी, पक्की होती जाएगी, उसमें कोई कल को खेती नहीं हो पाएगी ऐसी जमीन। तो जब हम उस जमीन पे भाई कोई जीवन या फिर आर्थिक रूप से कोई काम ना हो पाए तो हम उसे मरुस्थलीकरण कह देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है मरुस्थलीकरण। जलवायु परिवर्तन और मानव प्रति जो गतिविधियां उसका कारण क्षण हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है डैश का कि पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है, जो कि है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को अर्थ डे जो है वो मनाया जाता है। अब हो जाते हैं आपके ये दो क्वेश्चन जिसमें हमने शॉर्ट जो आप कह सकते हैं कि ट्रू एंड फॉल्स और फिलिंग द ब्लैंक्स करे थे। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं आगे हमारे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपके छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं, उनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा। मैं आपको बेसिक डिटेल दे रहा हूँ टॉपिक की, बाकी आप अपने हिसाब से उसको बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको टॉपिक देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। यहाँ पे 3 टॉपिक दिए गए हैं, 3 में से कोई भी 2 टॉपिक के ऊपर आपको लिखना है। टॉपिक क्या है, नदी जल संघर्ष, यूट्रिफिकेशन और उसके प्रभाव, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली, ठीक है। टॉपिक क्या है, यहाँ पे हम बात करें जो रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट है, तो नॉर्मल सा मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि नदी जल संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब दो या दो से अधिक राज्य या देश एक ही नदी पर निर्भर हों और जल के बंटवारे को लेकर विवाद हो। भारत में बढ़ती जनसंख्या, कृषि और बढ़ती मांग, अनियमित वर्षा के कारण ऐसे संघर्ष आम। कावेरी नदी विवाद इसका प्रमुख क्या है, उदाहरण है, ठीक है। तो भाई जब जल की कमी हो जाती है और जो दो राज्य या दो देश एक ही नदी के ऊपर वही निर्भर है, ठीक है, तो तब जल संघर्ष होता ही होता है। अगला क्या आता है, यूट्रिफिकेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। जो यूट्रिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें जल निकायों में पोषक तत्व की अधिकता हो जाती है। इससे शैवाल का अधिक वृद्धि होती है जिससे जल में ऑक्सीजन की कमी होती है और जलीय जीव प्रभावित जीव है वो प्रभावित होते हैं। यूट्रिफिकेशन का क्या मतलब है कि भाई जल में जो पोषक तत्व होते हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, जिनसे क्या होता है जो काई, जल के ऊपर जो हरियाली जम जाती है, काई जम जाती है, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके कारण क्या होता है, जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जल में रहने वाली जो मछली हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनका जीवन जो है वो प्रभावित होता है। अगला आता है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली का अर्थ है क्षतिग्रस्त पर्यावरण को पुनः स्वस्थ करना। मतलब ऐसी जगह या ऐसा पर्यावरण जहाँ पे भाई पर्यावरण को बहुत ज्यादा हानि पहुंची है, पेड़ वेड़ हो गए हैं, कट गए हैं, ठीक है, बर्बाद हो गया है वो जगह, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं दोबारा से। वहाँ पे हम नए पेड़ लगा रहे हैं, नई हरियाली आ रही है, पानी वानी प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, क्षतिग्रस्त पर्यावरण जो है वो दोबारा से स्वस्थ हो रहा है, हेल्दी हो रहा है। इसके अंतर्गत वृक्षरोपण आ जाता है, ठीक है, मतलब पेड़ लगाना। मृदा संरक्षण आ जाता है, पेड़ लगाए जाते हैं ताकि मिट्टी उड़कर या पानी के साथ बहकर किसी और स्थान पे ना चली जाए, इसीलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाते हैं। और जैव विविधता को संरक्षण करना, वहां पे जो भी जानवर जानवर है उनको भाई सेफ्टी प्रोवाइड करना, ये काम, ठीक है। ये हो जाते हैं आपके 3 टॉपिक। आगे हम देखते हैं 2 टॉपिक और आते हैं, यूट्रिफिकेशन और मरुस्थलीकरण, प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रमण। अब हम बात करते हैं यूट्रिफिकेशन और मरुस्थलीकरण की। तो ये वाला जो तीसरा क्वेश्चन ये वाला है, ये है आपका, इसमें आपको अंतर बताने हैं, ठीक है। यूट्रिफिकेशन और जो मरुस्थलीकरण हो गया, इनके बीच में क्या अंतर है, और प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रमण के क्या बीच में अंतर है, ये आपको बताना है। हमें यहाँ पे नॉर्मल सा अंतर देखते हुए चलते हैं। यूट्रिफिकेशन जल में पोषक तत्वों की अधिकता से होता है, जबकि जो मरुस्थलीकरण होता है वो भूमि के क्षरण की प्रक्रिया जिसमें
उपजाऊ भूमि बंजर हो जाती है। यूट्रिफिकेशन क्या है भाई, जल में रहने वाले जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई, तो हरियाली जम गई पानी के ऊपर हरियाली जमने के कारण क्या हुआ कि भाई पानी में रहने वाले जो जीव है वो प्रभावित हो रहे हैं, ना उन्हें रोशनी सही से मिल पा रही है, ना उन्हें ऑक्सीजन सही से मिल पा रहा है। ये हो जाता है यूट्रिफिकेशन। वहीं अगर हम बात करें मरुस्थलीकरण की, तो मरुस्थलीकरण का मतलब है कि भाई भाई बहुत एक हरियाली वाली जमीन थी, अब वो क्या हो रही है, वो सूख रही है, बंजर हो रही है। वहाँ पे पेड़ नहीं उगाए जा सकते नए, ठीक है, नए पेड़ अपने आप उगेंगे भी नहीं, पानी की भी वहाँ पे कमी है, जीवन भी वहाँ पे कोई नहीं हो सकता भाई। होता है ना कि पक्षी अक्षी वहाँ पे आ ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो ये सारी चीजें, ठीक है, तो ये हो जाता है जो उपजाऊ भूमि है वो बंजर बन रही होती है, तो ये क्या कहलाता है, मरुस्थलीकरण कहलाता है। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन आ जाता है। प्राथमिक अनुक्रमण बिना मट्टी वाले क्षेत्रों में होता है, जबकि द्वितीयक अनुक्रमण उन क्षेत्रों में होता है जहाँ मट्टी पहले से मौजूद हो। ठीक है, पर जो प्राथमिक अनुक्रमण है, प्राइमरी सक्सेशन है, उसमें क्या होता है, वो ऐसे क्षेत्र में होगा जहाँ पे मट्टी नहीं होगी। बिना मट्टी वाले क्षेत्रों में हो जाता है, पहाड़ हो गए, पत्थर हो गए, पथरीला हो गया, पठारी एरिया हो गया वहाँ पे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें जो द्वितीयक अनुक्रमण है, वो ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ पे पहले से ही मट्टी जो है वो मौजूद है। प्रेजेंस ऑफ सॉइल ऑलस्ट्रेट इकोसिस्टम रिकवरी। ठीक है, जहाँ पे मट्टी की उपलब्धता होती है वहाँ पे जो इकोसिस्टम है उसकी रिकवरी काफी तेज हो जाती है। तो ये हो जाता है। आगे हम बात करते हैं, एक और हमारा टॉपिक आता है जिसमें आपको शॉर्ट नोट जो होता है वो लिखना होता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में 3 टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। इन 3 टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। पहला है गिद्धों की संख्या में गिरावट और प्रजनन कार्यक्रम, जनसंख्या वृद्धि का स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रभाव। और अगला टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण में बिश्नोई समुदाय की जो भूमिका है वो। अब हम बात करते हैं पॉइंट्स की। तो पहला यहाँ पे आपका था वल्चर पॉपुलेशन डिक्लाइन, जो गिद्धों की जनसंख्या है वो कम होती जा रही है, क्यों, उसके बारे में बात करते हैं। भारत में गिद्धों की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण क्या है, पशुओं में डाइक्लोफेनाक दवा का उपयोग, इसे रोकने के लिए संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। ठीक है भाई, अब देखिए गिद्धों की जो संख्या है वो कम हो रही है भारत में, क्यों, क्योंकि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई मुख्य कारण ये है कि जो पशु हैं उनके अंदर एक दवाई मिल रही है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, डाइक्लोफेनाक। ठीक है, ये दवाई उनके अंदर मिलती है पशुओं के अंदर। इसे रोकने के लिए भाई संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं, ताकि जो हो कि वल्जर्स की जो जनसंख्या है उसको बढ़ाया जा सके। वल्जर भी भाई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में, ऐसा थोड़ी है कि वो लोग ऐसे ही आउट ऑफ नो वेयर कहीं से भी आ गए, नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं वल्जर्स, तो वो इंपॉर्टेंट है। वल्जर्स प्ले अ वाइटल रोल इन वेस्ट डिस्पोजल एंड डिजीज कंट्रोल। ठीक है, वल्जर जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेस्ट डिस्पोजल, ऐसा खराब चीजें जो कि हम फेंक देते हैं, ठीक है, उनको डिस्पोज करने में, और डिजी कंट्रोल में, कोई बीमारी होती है तो उसको कंट्रोल करने में वो जो वल्जर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, देखिए वल्जर क्या होता है, वल्जर होता है मरे हुए जानवरों को खाते हैं। ठीक है, ऐसे जानवर जिनको कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है, वो मर जाते हैं, तो अगर उन्हें फेंक दिया जाए तो वल्जर्स या फिर हम कहें गिद्ध आकर उन्हें खा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है नॉर्मल सा डेफिनेशन कि भाई गिद्ध उसे खा सकते हैं, बट अगर वो जानवर वहीं पड़ा रहेगा, कोई अन्य जानवर उसे खा लेगा जो कि नॉर्मली घूमता है ऐसे इधर से उधर, तो वो उस जानवर की बीमारी को खाकर बीमारी ले लेगा। ठीक है, और खुद बीमार होकर दूसरों को भी करेगा। पर वहीं वहाँ अगर हम बात करें वल्जर्स की, तो वल्जर उसे पूरी तरह से खा लेते हैं, और दूसरा उनका हो सकता है कि भाई उनका पेट का जो सिस्टम है वो इस हिसाब का हो कि वो बीमारी उन पर हावी ना हो। ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंगली इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला आता है कि इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, जो बढ़ती जनसंख्या है लोगों की, ठीक है, उस पर ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। तो तेजी से बढ़ती जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों पर क्या डालती है, दबाव डालती है। इससे प्रदूषण, वनों की कटाई और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती रहती हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि भाई जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों को रहने के लिए जमीन चाहिए, जमीन चाहिए तो जमीन के लिए जंगल काटे जाएंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा भाई जंगल काट दिए जाएंगे, उसके साथ साथ भाई जब खाने योग्य ज्यादा चीजें चाहिए, पीने योग्य ज्यादा पानी चाहिए, ठीक है, रहने योग्य ज़्यादा ज़मीन चाहिए, अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो ये सारी चीज़ें दिक्कतें देंगी, संसाधनों पे भी ज़्यादा जो है प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, रोल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी, राजस्थान का जो बिश्नोई समुदाय है पर्यावरण संरक्षण के लिए वो प्रसिद्ध है। वे पेड़ और वन्य जीवों की रक्षा को धार्मिक कर्तव्य मानते हैं। ठीक है, बिश्नोई जो समुदाय है, ठीक है, पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है विष्णु की, वो क्या करती है भाई, वो वन्य जीवों की सुरक्षा, मतलब वन में रहने वाले जो जानवर हैं उनकी सुरक्षा और को क्या मानती है, अपनी धार्मिक रूप से कर्तव्य मानती है कि भाई उनका कर्तव्य है कि भाई पेड़ों को बचाना और जो जीव है उनको बचाना, ये उनका कर्तव्य है। तो ये हो जाते हैं सारे के सारे शॉर्ट नोट और बड़े नोट के रिलेटेड क्वेश्चंस। यहाँ पे हमने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए सारे इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पर्यावरणीय अध्ययन एक बहुवैश्विक जो विषय प्रकृति
से आप क्या समझते हैं? जो पर्यावरण का अध्ययन है ना, वो केवल एक विषय का सब्जेक्ट नहीं है, उसमें भी बहुत सारे विषय आते हैं। तो इससे आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि बहुविषयक प्रकृति किस प्रकार विभिन्न पर्यावरणीय समस्या और चुनौतियों का समाधान में सहायक है। ठीक है, बहुविषयक मतलब एक नहीं, मल्टी डिसिप्लिनरी आप कह सकते हैं। जो चीजें हैं उसको, प्रकृति को किस प्रकार जो है विभिन्न पर्यावरणीय समस्या, बहुत सारी पर्यावरण की समस्याएं और चुनौतियां, उनका समाधान करने में हेल्प करती है। तो ये आपको बताना, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, ये आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। ठीक है, ये हो जाता है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम बात करते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं भी इसको ज्यादा पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको नॉर्मली बता दूंगा, आप लोग इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन एक क्या है? बहुविषयक विषयक विषय है, क्योंकि इसमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, कानून, प्रौद्योगिकी जैसे जो है सब विषय आते हैं। पर्यावरण एक जटिल तंत्र है जिसमें प्राकृतिक प्रक्रियाएं और मानव गतिविधियां जो होती हैं आपस में जुड़ी होती हैं, इसीलिए किसी एक विषय के माध्यम से पर्यावरण समस्या को पूरी तरह से हल करना संभव नहीं है। अब समझ लीजिए, मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ। पर्यावरण अध्ययन एक बहुविषयक विषय है, मतलब ये एक ऐसा सेक्टर है, या फिर हम कहें एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक सब्जेक्ट नहीं, एक से ज्यादा सब्जेक्ट आते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति, ठीक है, विज्ञान, कानून, प्रौद्योगिकी, ये सारी चीजें आती हैं। और पर्यावरण को बचाने के लिए इन सभी चीजों को पढ़कर समझना, इन सभी चीजों का यूज करके उस पर्यावरण को बचाना जरूरी है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने बायोलॉजी पढ़ ली है, या फिर हम कहें कि भाई हमने रसायन विज्ञान पढ़ लिया है और मैं इस पर्यावरण को बचा लूंगा, तो नहीं हो सकता है कि कानून कहीं ना कहीं मेरे को रोके, हो सकता है कि भाई जो पॉलिटिक्स है वो मेरे को कहीं रोके। तो एक आप कह सकते हैं कि किसी एक चीज को पढ़कर समझकर हम पर्यावरण की समस्याओं को हल नहीं कर सकते, हमें सब कुछ पढ़ना होगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे और भी चीजें लिखी गई हैं, आप लोग प्लीज वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा, हम लोग इसको ज्यादा कवर अप नहीं करेंगे। अगर आप इसको भी पढ़ लेते हैं तो आप लोग एग्जाम में आंसर जो है वो अपना इजिली बनाकर लिख पाएंगे, कि एक सब्जेक्ट को पढ़ना और पर्यावरण की समस्याओं को हल करना कोई ईजी काम नहीं है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ जाता है कि भाई भारत में विभिन्न प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन से उपलब्ध हैं? चर्चा करें और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अपनाने और उनके विस्तार में जलवायु परिवर्तन को कम करने, सतत विकास को सुनिश्चित करने का वो दीजिए। अब तो ये समझिए नॉर्मल सी बात, रीयूनेबल जो एनर्जी है उसके कौन कौन से रिसोर्सेज भारत में उपलब्ध है, आपको वो बताने हैं। ठीक है, और उन रिसोर्सेज के बारे में बताना है जो कि जलवायु परिवर्तन को कम करने में और सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसको सुनिश्चित करने में योगदान देते हैं। तो ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे हमने बता दिया गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद सोलर एनर्जी आ जाती है, विंड एनर्जी आ जाती है, हाइड्रो पावर आ जाती है, बायोमास एनर्जी आ जाती है, टाइडल वेव एनर्जी आ जाती है, ये सारी चीजें। फिर ये किस प्रकार से भाई क्लाइमेट चेंज में हेल्प करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, और ये आपका कंक्लूजन। ठीक है, सेम यहाँ पे भी हमने बताया कि भाई प्रस्तावना दे दी है, नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है जिसको हम बार बार भाई प्रकृति के द्वारा यूज कर सकते हैं, प्रकृति उसको बनाती है, हम उसका यूज करके भाई कर सकते हैं, जैसे कि सूरज की रोशनी, पवन, जल, जैव संसाधन प्रचुरता है, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा की अपार संभावना है। भाई सोलर पावर हमेशा चलती रहेगी, ठीक है, कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि सूरज कभी ढकेगा थोड़ी, या कभी बोझ थोड़ी जाएगा। वहीं अगर हम बात करें भाई, हवाएं भी हमेशा चलती रहेंगी। जल जो है, पानी इतना है कि भाई हम जो वाटर की वेव्स है उससे हम बिजली इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो भाई सौर ऊर्जा के बारे में हमने बताया, पवन ऊर्जा के बारे में बताया, विद्युत ऊर्जा के बारे, जलीय विद्युत मतलब जल में जो वेव्स हैं, जो लहरें आती हैं, उन लहरों से हम बिजली बनाते हैं, बिजली को हम यूज कर सकते हैं। लहरें कभी रुकेंगी नहीं, बिजली कभी रुकेगी नहीं, ये सारी चीजें हो जाती हैं। फिर बायोमास आ जाता है। ठीक है, फिर ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा आ जाती है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर जलवायु परिवर्तन को कम करने में किस प्रकार हेल्प करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किस प्रकार हेल्प करती है, और उसका निष्कर्ष। तो ये हो जाता है आपके जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आता है कि पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं क्या है? उपयुक्त उदाहरण देते हुए पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के 4 विभिन्न जो प्रकार है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। पारिस्थितिक तंत्र की जो सेवाएं हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो ये उसका इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इंट्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके हमने छोटे छोटे जो पैराग्राफ टाइप का है वो पॉइंट आपको तैयार करवा के दिखाए हैं। ठीक है, सपोर्टिंग सर्विसेज कौन कौन सी है, ये सारी चीज़ें, कल्चरल सर्विसेज कौन से। प्लीज़ आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इन्हें जरूर पॉज करके पढ़िएगा। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ तो आप इसको आगे बढ़ाकर चलते बने। ठीक है, नहीं, पढ़ के जाइएगा। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं सेवाएं उन लाभों को कहते हैं जो मनुष्य को प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र की सेवाएं वो सारी सेवाएं होती है जो कि हमें इन्वायरमेंट के द्वारा, नेचर के द्वारा मिलती हैं, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक है, ये सेवाएं पारिस्थितिक तंत्र को सामान्य क्रिया से उत्पन्न होती है और मानव जीवन, आर्थिक विकास, समग्र कल्याण जैसे जो अत्यंत आवश्यक चीजें हैं वो हमें मिलती है। स्वास्थ्य पारिस्थितिक तंत्र, भोजन, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, जलवायु नियंत्रण और
सांस्कृतिक लाभ प्रदान करता है। ठीक है, एक जो स्वस्थ है मतलब हेल्दी पारिस्थितिक तंत्र होता है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, भोजन मतलब खाने योग्य चीजें। दूसरा स्वच्छ जल मतलब साफ पानी, साफ हवा, साफ जलवायु, नियंत्रण। ठीक है, और सांस्कृतिक लाभ ये सारी चीजें हमें प्रदान करता है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन क्या है, संभव नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं में हम बात करें तो चार प्रकार की सेवाएं आती है: आपूर्ति सेवाएं, विनिमय सेवाएं, सहायक सेवाएं और सांस्कृतिक सेवाएं। वो यहाँ पे है। आपूर्ति सेवाएं क्या होती हैं ये लिखा है, विनिमय सेवाएं क्या होती हैं ये लिखा है, सहायक सेवाएं क्या होती हैं वो ये लिखा है, और सांस्कृतिक सेवाएं क्या होती हैं वो ये लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, प्लीज़ आप लोग इनको पढ़ के जाइए। आपका एग्जाम शायद कल है। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आप लोग कल सुबह भी इसे देखते हैं एग्जाम में जाने से पहले, अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग इसको पूरी देख के जाइए, आप लोगों को काफ़ी अच्छा एग्जाम जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।